गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग केस टेकिंग शुरू किए थे और 83 टू 104 के बारे में बोले थे कि ये पूरा 83 टू 104 इज केस टेकिंग। ठीक है। एफोरिज्म 83 को हम लोग डिस्कस किए थे, जहाँ पे हम लोग बात किए थे फिजिशियन के पास क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए केस टेकिंग करने के लिए। ठीक है, तो उसके लेके हम लोग ऑलरेडी जो डिफरेंट पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किए थे। और फिर आज हम लोग नेक्स्ट एफोरिज्म 84 में आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग डिफरेंट बुक से गए होंगे केस टेकिंग के बारे में। बट बट आपको हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से आपको केस टेकिंग के बारे में हमेशा देखते रहना होगा। ये मेन जगह है और यहाँ पे बस जस्ट जनरल डायरेक्शन दिया गया है केस टेकिंग का, पार्टिकुलर नहीं। पार्टिकुलर के बारे में हम लोग बात किए कि डिफरेंट जगह पे दिया हुआ है, जैसे कि मेंटल डिजीज के बारे में दिया गया है और 210 टू 230 231 टू 245 जो है इंटरमीडिएट डिजीज है उसके बारे में दिया हुआ है। वैसे ही लोकल डिजीज, वन साइडेड डिजीज, सबके बारे में, सर्जिकल डिजीज जो भी है उन सब के बारे में जगह जगह पे दिया हुआ है। तो ये चीज़ क्लियर है। इसके अलावा भी हम लोग केस टेकिंग के बारे में बात की कि आखिर है क्या केस टेकिंग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। हम लोग ये भी बोले थे कि केस टेकिंग के बारे में आप लोग क्लिनिकल मेडिसिन, क्लिनिकल सर्जरी की बुक से भी देखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारी आइडिया मिलेंगी। और आप केस टेकिंग में इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो क्लिनिकल मेडिसिन की बुक है वो इंडिविजुअलाइजेशन नहीं सिखाती हैं। ऑब्वियसली वो भी इंडिविजुअलाइजेशन सिखाती हैं और इंडिविजुअलाइजेशन अलग लेवल का है, बट उस इंडिविजुअलाइजेशन से भी आपको फ़ायदा होने जा रहा है। आपको मैनेजमेंट, आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, आपको प्रोग्नोसिस, आपको मेडिसिन का सिलेक्शन, पोटेंसी के सिलेक्शन वगैरह में भी बहुत बार फायदा मिलता है, वहाँ से आपको गाइडलाइन मिलता है। ठीक है, सो उसको एकदम से इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं है, जो लोग ये बोलते हैं कि पैथोलॉजी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का नॉलेज होम्योपैथ के लिए जरूरी नहीं है, वो लोग होम्योपैथ नहीं क्वैक बनाते हैं। ठीक है, सो आपको ये आइडिया होना चाहिए। ऑब्वियसली जब एफोरिज्म 4 आप लोग पढ़े थे तो लिखा हुआ है कि ही इज लाइकवाइज प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ ही नोज द थिंग्स दैट डिरेंज द हेल्थ एंड कॉज डिजीज एंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम पर्सन्स इन हेल्थ। ठीक है, अब बारिश के समय में लगातार आप भीगे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हद से ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आपका तबीयत खराब होने का पूरा चांस है। ठीक है, क्योंकि आप अगर हेल्दी हैं तो आपका एक हेल्दी ससेप्टिबिलिटी है। हेल्दी ससेप्टिबिलिटी का भी एक लिमिट है किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने का। आप लोग ऑलरेडी सीएम में पढ़े होंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ में क्या है कि आप एक वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलाई को मतलब एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसमें भी अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अब आप कुछ भी खा लीजिएगा और उसको टॉलरेट कर जाइएगा ईच एंड एवरी थिंग को। हेल्थ तो फिर हेल्दी इंसान को मतलब पोटेशियम साइनाइड खाने से भी कुछ नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हेल्थ का एक रेंज है, डिजीज का भी एक डिजीज का जो रेंज है सिमिलरली वो भी एक रेंज है, और उसके बाद बियॉन्ड डिजीज डेथ होता है। तो ये आप लोग ऑलरेडी कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़े हुए। तो ये चीज हमको समझना होगा। ये जो रेंज ऑफ हेल्थ और रेंज ऑफ डिजीज है, इसके लिए हमको जानने के लिए, समझने के लिए कि कहाँ से हम रिकवर कर सकते हैं, कहाँ से रिकवर नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ जानने और समझने के लिए हमको ऑब्वियसली प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का नॉलेज चाहिए। तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिनाई, ऑब्वियसली यू कैन नॉट डिनाई। सो आपको क्लिनिकल मेडिसिन का बहुत ही अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो इसमें मतलब कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, एकदम आपको साउंड आइडिया होना चाहिए। तो हम लोग एफोरिज्म 83 में पढ़े थे कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन। फिजिशियन की क्वालिटीज क्या है, क्या नीडेड है फिजिशियन को क्रॉनिक केस टेकिंग के लिए। एफोरिज्म 3 में हम लोग पढ़ चुके थे और इसी का हम लोग यहाँ एक्सटेंशन पढ़े। नेक्स्ट हम लोग एफोरिज्म 84 पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक
एफोरिज्म को यहाँ ध्यान से देखना है। एफोरिज्म 84 में कर रहे हैं, द पेशेंट डिटेल्स द हिस्ट्री ऑफ हिज सफरिंग, those about him tell what they heard him complains of। ठीक है, बेसिकली 84 जो है पेशेंट के सिम्टम्स को कैसे नोट डाउन करना है इस चीज के बारे में बोल रहे हैं। और तो और एफोरिज्म 84 में एक और महत्वपूर्ण बात बोले हैं कि सिर्फ पेशेंट के सिम्टम्स को नोट करके क्लर्क ही नहीं बनना है। ऑब्वियसली आपके क्लिनिक में आपके ओपीडी में जब पेशेंट आता है तो वो कैसे बिहेव करता है इस चीज को भी नोट करना है। और क्या बोले हैं, और बोले हैं जब पेशेंट बोल रहा हो तो उसके पहले पेशेंट को समझा देना चाहिए कि आप एक एक चीज को आराम से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, हड़बड़ी में मत बोलिए। और क्या है कि उसके एक एक सिम्टम्स को नोट करना है, साइलेंटली नोट करना है, पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। 6th एडिशन के फुटनोट में 84 के फुटनोट में बोल रहे हैं कि अगर आप पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो पेशेंट के पास से जो आने वाला था, एक्चुअली क्या है, हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, तो हमारे ट्रेन ऑफ थॉट है, एक सोचने का तरीका है, एक सोचने का नजरिया है, वो उसमें एक कंटिन्यूटी होता है। वंस यू ऑब्स्ट्रक्ट, एक बार आप लोग कोई भी अगर डिस्टर्ब करता है तो एकदम कई लोगों का पूरा एकदम गंडगोल हो जाता है, गट हो जाता है, एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, वो क्या बोलने जा रहा था वो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस चीज को एकदम माइंड में रखना है, पेशेंट क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है, ये एक एक चीज को आपको नोट करते जाना है। ये नोट करने के दौरान एक चीज का ध्यान रखना है कि कई बार कुछ पेशेंट जो होते हैं बोले जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी लाइकेसिस के बारे में पढ़ा है, 1 वर्ड्स लीड्स ए स्टोरी। तो ऐसे कई पेशेंट होते हैं, बोलते बोलते टॉपिक बदल के लगेंगे कहानी सुनाने, तो वहां पे आपको केयरफुली पेशेंट को कॉमा लगाना है, रोकना है कि भैया फोकस पे आइए। बट ये भी एक सिम्टम है, पेशेंट 1 वर्ड्स लीड्स ए स्टोरी, इसको आपको नोट करना है। एक बार दो बार अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली दिस फॉल्स अंडर लोकेसिटी। तो इस एफोरिज्म 84 में बोल रहे हैं कि सिम्टम्स को एग्जैक्टली नोट करना है, पेशेंट के एक्सप्रेशंस में नोट करना है। आप क्लिनिकल मेडिसिन के बुक्स में भी जाइएगा, कुंडू पढ़िएगा या सुनील सेन पढ़िएगा, तो वहां भी यही बात बोलता है कि पेशेंट के मुंह में वर्ड नहीं डालना है, डाल के जबरदस्ती पेशेंट जो बोल रहा है उसको एग्जैक्टली इंटेलिजेंटली देखना है, सोचना है, समझना है और उसको एज इट इज लेना है। एज इट इज क्यों लेना है? ऑब्वियसली आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एज इट इज क्यों लेना है, सोचने वाली बात है। एज इट इज इसलिए लेना है कि आप लोग कई रेपर्टरीज का नाम सुने हैं, प्यूरिटन रेपर्टरीज का नाम सुने होंगे। प्यूरिटन रेपर्टरीज जो है उसमें जो वर्ड्स ऑफ पेशेंट्स हैं या वर्ड्स ऑफ प्रूफर है, एग्जैक्टली वैसे ही लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको इंटरप्रेट करते हैं तो ये आप प्यूरिटन रेपर्टरी यूज करने से ये हो जाइएगा। मान लीजिए कोई पेशेंट बोल रहा है कि हमको सुई जैसा चुभता है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि नीडल प्रिक कर रहा है, तो आप जस्ट पेन लिख दिए। तो पेन का तो सैकड़ों तरीका है, या फिर पियर्सिंग पेन लिख दिए, तो भैया मोटा चीज चुभ रहा है या पतला चीज चुभ रहा है, दोनों का सेंसेशन के लिए अलग अलग मेडिसिन है। सो एग्जैक्टली पेशेंट के वर्ड्स में आपको नोट करना है, ये ध्यान देने वाली बात है। और पेशेंट कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, ये चीज आपको नोट करना है। तो बेसिकली इस एफोरिज्म में अगर देखिएगा तो मतलब कुछ बातें बोले हैं हैनीमैन। एक नंबर बोले हैं कि पेशेंट के अंदर क्या ऑन सिम्टम्स आ रहा है उसको एग्जैक्टली नोट करना है। एग्जैक्टनेस एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। दूसरा, क्या अनयूजुअल फेनोमेना हो रहा है। अनयूजुअल क्या है? अनयूजुअल का मतलब जो चीज जहां होना चाहिए वो वहां नहीं हो रहा है, ठीक है, जो चीज जहां होना चाहिए वो वहां नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग इन्फ्लामेशन है बट पेन नहीं है, तो ये
इस टाइप का फीवर है पर थर्स्ट नहीं है, इस टाइप का जो सिम्टम जहां होना चाहिए वो यूजुअली होना चाहिए वो वहां नहीं है। तो सिम्टम्स को एग्जैक्टली नोट करना है। जो भी अनयूजुअल चीजें दिख रही हैं, जो भी अनयूजुअल चीजें दिख रही हैं उनको ध्यान में देना है, खुद साइलेंस रहना है, ठीक है। डॉक्टर को, फिजिशियन को साइलेंस बरकरार रखना है, साइलेंस मेंटेन करना है। और उसके बाद साइलेंस मेंटेन करने के बाद नेक्स्ट चीज जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, फिजिशियन पेशेंट कैसे बिहेव कर रहा है उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन करें। तो ये चार चीजें बोल रही हैं। और उसके बाद वहां और क्या बोल रहे हैं 84 में कि जो भी सिम्टम पेशेंट बोल रहा है, उसको ध्यान से देखिए, और अगर पेशेंट डाइवर्ट हो रहा है तो उसको पकड़ के लाइए फिर टॉपिक पे, ठीक है, उसको पकड़ के टॉपिक पे लाइए। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट जो है ये हो गया 4 चीज। तो इस एफोरिज्म में ये 4 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको नोट कैसे करना है, तो इसको नोट करना है, इन वेरी, अंडरलाइन कर दीजिएगा, इन वेरी एक्सप्रेशन ऑफ पेशेंट। जैसे पेशेंट बोल रहा है, जैसे पेशेंट बोल रहे हैं उनके वर्ड्स में उसको नोट करना है। अपने तरफ से उसमें एडिशन अल्टरेशन नहीं करना है। क्यों? ऑब्वियसली आपको बता दिए सेंसेशंस के बारे में। अब मान लीजिए कि आप लोग ऑलरेडी जाके देखिएगा, सेंसेशन एज इफ एक रेपर्टरी है, एक नहीं, सेंसेशन एज इफ करके 2 रेपर्टरी है। वो दोनों रेपर्टरी में जाके देखिएगा, डिफरेंट टाइप का सेंसेशन है, या जो भी प्यूरिटन रेपर्टरीज हैं, तो उसमें पेशेंट प्रूवर के वर्ड में लिखा हुआ है एग्जैक्टली। तो अगर आप उसको अल्टर कर दीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सो उसको जज करने के लिए आप जितना पेशेंट के वर्डिंग्स के करीब लिखिएगा, ये ध्यान देने वाला बात है। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा, कई बार पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे एसिडिटी हो गया है, डॉक्टर साहब मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया है। वहां पे पेशेंट को एकदम हाथ जोड़ के बढ़िया से समझा दीजिए कि डॉक्टर देखिए सर, हमको ये पता नहीं है कि एसिडिटी क्या है या फ्रोजन शोल्डर क्या है, इससे हमको मतलब नहीं, आपको तकलीफ क्या हो रहा है, आपको दिक्कत क्या हो रहा है, एग्जैक्टली उसको डिफाइन कीजिए। आप मेडिकल टर्म्स को यूज मत कीजिए, आपको जो तकलीफ हो रहा है, आपको जो दिक्कत हो रहा है, उस चीज को ये कीजिए। तो यहाँ पे पेशेंट को आपको एक और चीज बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि प्लीज डू नॉट यूज मेडिकल वर्ड्स। जस्ट पेशेंट को बोलना है एक्सप्लेन योर सफरिंग इन सिंपलेस्ट लैंग्वेज। ये ध्यान देना है। पेशेंट जब आके बोले एसिडिटी हो रहा है, नौसिया हो रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है, नो बाबा नो, आपको एग्जैक्टली फीलिंग क्या हो रहा है, आपको एग्जैक्ट सेंसेशन क्या हो रहा है, ये बताइए। तो ये चीज आपको एफोरिज्म 84 में बोला जा रहा है। नेक्स्ट एफोरिज्म जो है एफोरिज्म 85, यहाँ पे बोल रहे हैं जब आप केस टेकिंग कर रहे हैं तो वहां पे सिम्टम्स को आपको नोट डाउन करना है। तो रिकॉर्ड कैसे बनाना है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं 84 में आप एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, ये ध्यान में रहना चाहिए। 84 में क्या चीज है, तो 84 में बोला गया है साइलेंटली सिम्टम को नोट करना है, एग्जैक्टली सिम्टम को नोट करना है, और पेशेंट के वेरी एक्सप्रेशन में नोट करना है। ये 3 एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एफोरिज्म 84 में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आया एफोरिज्म 85। एफोरिज्म 85 में बोल रहे हैं कि सिम्टम रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है। तो यहाँ बोले हैं कि हर सिम्टम को
एवरी न्यू सिम्टम को न्यू लाइन से शुरू करना है। ध्यान देने वाला है, जब भी कोई नया सिम्टम आता है तो नया लाइन से शुरू करना है और उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ना है, उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ना है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि पेशेंट बाद में उस सिम्टम के बारे में कुछ डिटेल करे, या पेशेंट आके बोले डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, आप लिख दिए पेन एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद बोला कि डॉक्टर साहब मुझे माथा में दर्द हो रहा है, उसके बाद लिख दिए हेडेक, ठीक है। उसके बाद बोला कि मुझे डायरिया हो रहा है, आपने लिख दिया डायरिया, ठीक है। उसके बाद बोला कि डॉक्टर साहब मुझे मतलब बहुत बेचैनी हो रहा है, आप लिख दिए रेस्टलेसनेस, ठीक है। अब उसके बाद बोला कि डॉक्टर साहब परसों रात को हम गए थे पार्टी में तो वहाँ बहुत ज़्यादा मटन खा लिए थे और मटन खाने के बाद हमको डायरिया हो रहा है। अब यहाँ मटन खाने के बाद डायरिया हो रहा है, डायरिया का करेक्टर क्या है, कहाँ लिखिएगा? यहाँ तो आपके पास कोई जगह नहीं बचा। दैट इज वाई बोला गया है अगर आप पेन एब्डोमेन लिखे, ठीक है, उसके बाद स्पेस छोड़ के हेडेक लिखे, उसके बाद डायरिया लिखे, उसके बाद रेस्टलेसनेस लिखे, आपके पास एक स्पेस रहेगा कि इस बीच में आप उस सिम्टम्स को डिटेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दैट इज वाई पेशेंट आने के साथ पहले ही बोलते हैं कि हमको ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, एक स्टोरी शुरू कर देंगे एकदम नॉन स्टॉप। तो आप सब लिख दिया, अब उसके बाद उसको कंप्लीट कहाँ कीजिएगा? दैट इज वाई ये महत्वपूर्ण बात है जो कि एफोरिज्म 85 में लिखा गया है कि एवरी सिम्टम को न्यू लाइन में शुरू करना है। आई थिंक ये दोनों एफोरिज्म को आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान देना है, अभी जो भी एफोरिज्म पढ़ रहे हैं केस टेकिंग में, ये एक एक एफोरिज्म नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो है ही, और लाइफ के एग्जाम के लिए भी जरूरत है केस टेकिंग, क्योंकि पूरा लाइफ होम्योपैथ केस टेकिंग ही सीखता है, ठीक है, और कुछ नहीं सीखता है, केस टेकिंग और इंडिविजुअलाइजेशन। जब मेटेरिया मेडिका पढ़ते हैं तब भी आप इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, दो मेडिसिन के बीच में डीडी करते हैं, और जब ओपीडी में बैठ के पेशेंट देखते हैं तब भी आप इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। तो यही आपका लाइफ है अगर आप एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बोल रहा हूँ, जिनको भी पीजी या नीट वगैरह देना है तो वो उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए, थैंक यू।